हेलो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट के बारे में जिसका नाम है मार्केट एंड मार्केट सेगमेंट। देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। देखो क्या कहता है कि मार्केट के बारे में देखो सबको पता चल गया क्योंकि हम फर्स्ट यूनिट से डिस्कस करते आ रहे हैं कि मार्केटिंग होता क्या है, मार्केट के अंदर कंपोनेंट क्या है, मार्केट के अंदर ऐसे कौन कौन से इन्वायरमेंट है जो कि आपको अफेक्ट करते हैं, मार्केट में इन्फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर रिसर्च क्यों करते हैं। देन उसके बाद हमने कंज्यूमर का, बायर का बाइंग बिहेवियर देखा था। देन फाइनली आज इस चैप्टर में पहुंच गए हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट और मार्केट सेगमेंट क्या होता है। वही बात छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर भी कहीं ना कहीं बेस रहने वाला है कि ये कहते हैं कि आपको मार्केट का मतलब बताना है। अच्छा, मार्केट पूछ रहा है या मार्केटिंग पूछ रहा है? ये पूछ रहा है मार्केटिंग। मार्केटिंग तो देखो बेटे एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आईएनजी को हटा दूँ, केवल और केवल मार्केट को समझाऊं तो मार्केट एक ऐसा प्लेस है, या फिर मैं कहूँ कि मार्केट क्या है, काफ़ी सारे कंपोनेंट से बना है। ठीक है, ये काफ़ी सारे मिक्सर से बना है। जैसे कहते हैं ना कि मार्केटिंग मिक्स है कि जहाँ पर प्लेस भी आता है, प्राइस भी आता है, ठीक है, प्रोडक्ट भी आता है। ठीक है, आप प्रोडक्ट की प्रमोशन भी करते हैं। सबका मतलब बताऊंगी वन बाय वन, एक मिनट रुको। ठीक है, हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं। ठीक है, इसके अंदर पार्टीज इंक्लूड होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पीपल बोलते हैं। ठीक है, एक फिजिकल एविडेंस होता है। ये आपके 7 P's हैं जो कि हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिसके अंदर ये सारी चीज़ें समझ में देंगी। यहाँ पर मान लीजिए एक सेलर है, यहाँ पर मान लीजिए एक बायर है। ठीक है, बायर और सेलर दोनों एक ऐसे प्लेस पे है। बायर सोच रहा है कि मैं क्या खरीदूं, मेरे को क्या करनी है, मुझे ये फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग की बुक खरीदनी है, मुझे दूसरी फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग की बुक खरीदनी है। मेरे पास अभी फिलहाल 3 से 4 बुक है क्योंकि आपको पता है मैं इग्नू के बच्चों को भी टारगेट कर रही हूँ और आपका जो बीकॉम के अंदर सिलेबस है ये, ठीक है, वहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट है। राइट, सो मेरा जो टारगेट है, मैंने क्या कहा कि मेरे को मार्केटिंग की बुक चाहिए। ठीक है, आपके पास ये सामान आया, ये प्रोडक्ट है जो कि आपको चाहिए। ठीक है, और ये प्रोडक्ट है जो बुक आपने कहा कि मुझे मार्केटिंग की बुक चाहिए। आप गए शॉपकीपर के पास और आपने शॉपकीपर से डिमांड की, हाँ जी अंकल जी आपकी शॉप पे मार्केटिंग की बुक मिल जाएगी। कहते हैं हाँ जी बेटा जी मिल जाएगी। तो आपने इससे इन्फॉर्मेशन पूछी, ये आपको क्या देगा, अब ये बुक दे देगा और उसके बदले में आप उसको क्या देंगे, मनी देंगे। मनी दैट मीन्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वैल्यू है जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, जिसे हम प्राइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी जगह है जहां पर कोई पर्टिकुलर चीजें आपको मिलती है। ठीक है, प्लेस आ गया समझ में, जगह के बारे में बात की जा रही है। उस जो भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे उसकी आपको कोई ना कोई वैल्यू चुकानी पड़ेगी जिसे हम प्राइस कहते हैं। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अब देखो अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर क्या चली थी, बिग फेस्टिवल सेल्स चली थी। आई होप 26, पता नहीं मेरे को सच में अभी तक मैंने देखा नहीं उसको, जितना मेरे को कन्फर्म है प्राइम का मुझे पता है अभी फिलहाल 26 डेट थी। ठीक है, तो 26 सितंबर को प्राइम जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था उनके लिए वो सेल थी। तो उन्होंने इतना प्रमोशन कर दिया, आपको देखने को मिलेगा न्यूज़पेपर के अंदर भी आ रही है बड़े बड़े अक्षरों में कि अमेजोन के ऊपर सेल चलने वाली है, 50%, 90%, 80% ऑफ चलने वाला है। और साथ ही साथ उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी, डिजिटली भी, ऑनलाइन भी दी, उन्होंने ऑफलाइन भी दी, हर जगह उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, विद द हेल्प ऑफ द पैम्पलेट, विद द हेल्प ऑफ द न्यूज़पेपर, विद द हेल्प ऑफ द मैगजीन, विद द हेल्प ऑफ द सेल प्रमोशन। तो उसे कहेंगे हम प्रमोशन करना अपने ही प्रोडक्ट का कि हाँ जी मार्केट में मेरा प्रोडक्ट भाई ये है, तुम लोग ये खरीदो, तुम्हारी जो बेसिक नीड है ना हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन मार्केटर को देनी पड़ती है। अच्छा, हमेशा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हर चीज़ क्या होगी, एक प्रोसेस से होगी, तभी क्या होगी, हम एक इफेक्टिव रिजल्ट निकाल पाएंगे। राइट, पीपल तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 पार्टीज हो रही है, ये इंसान ही है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि फिजिकल एविडेंस का मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है, आपके प्रोडक्ट की जो ब्रांडिंग है वो किस तरीके से हो रही है जिसके कारण वो अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रही है। आपको पता है काफ़ी सारे ऐसे बुजुर्ग पर्सन होते हैं, मैं अपने मोस्ट ऑफ अपने दादाजी को देखती हूँ, उनको जो अक्षर है वो याद नहीं रहते या वो पढ़ने में थोड़ा सा कैपेबल नहीं है।
राइट। सो वो क्या करते हैं कि जो पैकेजिंग होती है ना, जो उसकी लेबलिंग होती है, उसके कलर से उन चीज़ों को पहचानते हैं कि ये सामान था, इस तरीके का था, तो दुकानदार समझ जाता है कि उनको क्या चाहिए। समझ पा रहे? तो जो आपकी जो फिजिकली जो दिखाई दे रहा है सामने प्रोडक्ट, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ मार्केट में दिख कैसा है, तो इसे बोला जाता है मार्केटिंग। ये वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, पर फिर भी इस चैप्टर में आता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको डिस्कस करें, राइट। ओके, बाय द मिस्टेक यहाँ पे ये लिखा गया बायर बिहेवियर, यहाँ पे आएगा मार्केटिंग, राइट। सो देखो क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग का मतलब क्या है। मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हर चीज़ की जाती है। आप प्रमोशन भी करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को सेल भी करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को बनाते भी, अपने प्रोडक्ट को अपने फाइनल कस्टमर तक पहुंचाते भी, है ना। कि सामान बना के रखने का मतलब नहीं है क्या उससे आपकी सेल बढ़ जाएगी, क्या उससे आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, नहीं ना। आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, अपने सामान की हर इंफॉर्मेशन आपको स्प्रेड करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, राइट। अच्छा, स्प्रेड तो कर दी, कस्टमर भी तैयार हो गए, भाई हाँ जी हमें खरीदना है, हाँ जी हमें खरीदना है। अब फाइनली उसको वहाँ तक पहुँचाना भी तो पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, या नहीं पहुँचाना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, पहुँचाना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्केटिंग में सामान बनने से लेकर आफ्टर द सामान हम जब क्या कर रहे हैं, आफ्टर द सेल सर्विसेज तक, ये मार्केटिंग का कंसेप्ट चलता रहता है। क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था सेलिंग एंड मार्केटिंग के बीच में यही मेन डिफरेंस था कि जो आपका प्रोडक्ट का मार्केटिंग में क्या होता है, सामान बनने से पहले कस्टमर से इंफॉर्मेशन से स्टार्ट होता है और आफ्टर सेल सर्विसेज ये फिनिश होता है, राइट। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि ये ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर प्रोसेस इंक्लूड होती है जिसके अंदर हम प्रमोटिंग करते हैं, सामान के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, सेलिंग करते हैं और सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि कस्टमर की फाइनल जो नीड्स हैं वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ठीक है। उस फाइनल नीड्स को कंप्लीट करने से पहले हमें क्या समझना होगा, हमें क्या समझना होगा कि कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, भाई कस्टमर की क्या टेस्ट है, उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, वो क्या खरीदना चाहता है। अब ये देखो मैं कह रही हूँ कि मैं केवल लग्जरी सामान को क्या करूँ, प्रोड्यूस करूँ। भाई मार्केट में ऐसे बायर्स भी तो हैं जो ऐसे गुड्स ना खरीदते हो। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मिल्क बूथ का, कि जो दूध की जो दुकान होती है वहाँ पर आपको हर चीज़ की जो रेट की तरह से दूध मिलेगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था 18 रुपये का भी जो दूध की थैली आती है आधी किलो की, ठीक है, और 22 रुपये की भी आती है, 28 रुपये की भी आती है, 35 रुपये की भी आती है। देखो कंपनी दूध तो दूध ही है, बट रेट के अकॉर्डिंग उसको पता है कि भाई मार्केट में मेरे कस्टमर इस वाली रेट के ज़्यादा है, इस वाली रेट के ज़्यादा है, ये बहुत रेयर मिलेंगे, ये भी बहुत रेयर मिलेंगे, बट वो तो कंपनी सारी की सारी दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब उसे अपने कस्टमर की हर चीज़ को जानना होगा, उसका एज फैक्टर क्या है, उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका सैलरी स्टेटस क्या है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका फैमिली का साइज कितना है, उसका जेंडर क्या है, हर चीज़ समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, राइट। तो चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रिएटिंग द वैल्यू, किस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, उसका कल्चर, उसकी सोसाइटी, फैमिली बैकग्राउंड, ये मेरे सब कुछ है, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगा, जो कि आपके बिजनेस को हेल्प करेगा। क्या, अगर आप देखो आप कस्टमर को समझ रहे हो, कस्टमर के हिसाब से सामान बना रहे हो, तो क्या कस्टमर की फीलिंग उस प्रोडक्ट के ऊपर आएगी नहीं आएगी? ऑफ कोर्स आएगी। वो जानेगी, पहचानेगी, उस पर्टिकुलर कंपनी को पहचानेगी कि हाँ ये कंपनी है जो कि हर तरह की क्वालिटी को प्रोवाइड करती है, हर तरह की वैरायटी को प्रोवाइड करती है। तो कहीं ना कहीं आपके और आपके कस्टमर के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट। आफ्टर सेल सर्विसेज इसीलिए दी जाती है कि आप कस्टमर से कनेक्शन बना रहे हैं आपका, कि जरूरी तो नहीं है भाई सामान खराब होगा। और जब भी कोई नया सामान खरीदते हैं 2 साल की कम से कम अगर वारंटी दे दी, गारंटी दे दी है, तो वो खराब भी नहीं होता। ऑब्वियस ही बात है, नया सामान है, 2 साल आराम से चल सकता है ना। तो आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है कि आप सामान बेचने के बाद भी अपने कस्टमर से रेगुलर बेसिस पे कनेक्शन बनाए रखें, है ना, है ना। तो चलो, तो यहाँ पे आपके पास आ जाती है मार्केट। हमारी काफ़ी तरह की होती है कि पहली तो मैंने आपको बताया, चलो मैं एक छोटा सा डिफरेंस और बता देती हूँ, एक छोटा सा डिफरेंस कि आपका कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में क्या डिफरेंस है। क्या आप सभी को पता है? अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा, ठीक है, बायर बिहेवियर का लेक्चर देखा होगा, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था, ये वाली लाइन येलो कलर से अगर कभी रीड करो इसको, बायर बिहेवियर एंड द कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर नहीं लिखा हुआ, कंज्यूमर लिखा हुआ है, ये मोस्ट ऑफ इंटरचेंजेबल है। क्या हमने डिस्कस किया था? चलो फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट। कस्टमर क्या होता है? जो सामान खरीदता है, ठीक है, जो सामान खरीदता है,
जरूरी नहीं है कि इसने क्या किया होगा, यूज किया होगा। बट कंज्यूमर कौन होता है कि ऐसा पर्सन होता है जो खरीदता भी वही है और उसको यूज भी वही करता है। तो कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है वो कस्टमर, वो पर्सन को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। जो खरीदता है, ठीक है, वो खरीदता है, वो बाय करता है। अगर वो बाय करके यूज कर रहा है तो वो कंज्यूमर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो केवल और केवल बाय कर रहा है तो वो कस्टमर ही रहता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मार्केट के टाइप्स में सबसे पहला मार्केट क्या आ रही है, आपकी कंज्यूमर मार्केट आ रही है नहीं आ रही है। अच्छा, इस कंज्यूमर मार्केट के अंदर क्या बोला गया है कि जब कोई सामान हम खरीदते हैं या फिर हम कोई सर्विसेज को अवेल करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि फाइनली पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, उसका कोई फर्दर यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली खरीदा और उसको हमने यूज किया। यहां पर एग्जाम्पल पूछ रहे हो, एग्जाम्पल देखो भाई, मान लीजिए आपके पापा आपके लिए मैगी लेकर आए, ठीक है, आपके पापा मैगी बिल्कुल भी नहीं खाते, आपके पापा ने बस खरीदा है, ठीक है, बनाकर मम्मी ने दी, खाया आपने है। तो यहाँ पर कौन है, कंज्यूमर कौन है, आप हैं जिसने मैगी खाई है, खरीदा आपके पापा ने है, वो कस्टमर है। अगर मैं कहूँ इसके अंदर एक और एग्जाम्पल, जैसे कि जो मदर्स होती हैं अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदती है नहीं खरीदती, क्या वो बच्चे वो खुद खिलौने से खेलेगी, नहीं, वो टॉयज से अपने बच्चों को खिला रही है। मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे, उनके 3 से 4 महीने के बच्चे हैं, सो अपने बच्चों के लिए वो टॉय खरीद रही है। तो यहाँ पर अब मम्मी जो है वो कस्टमर है, जो यूज करेगा इन चीज़ों को वो कंज्यूमर है। आई होप अब क्लियर है, ठीक है। तो कंज्यूमर मार्केट कौन सी मार्केट होती है, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को सोल्ड किया जाता है डायरेक्टली इंडिविजुअल को कि वो पर्सनल यूज कर सके। अब यहाँ पे पता है क्या होता है, अब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, बट स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करने वाले मिलेंगे, राइट, समझ पा रहे हैं। यहाँ पर चीज़ों को मोस्ट ऑफ क्या होता है, इमोशनल फैक्टर से खरीदा जाता है। ये फैक्टर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हम बार बार इन चीज़ों को नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम फिर हमारा यूज होने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हाई प्रोडक्ट वेराइटीज़ होती है। हाई प्रोडक्ट वेराइटीज़ का मतलब क्या है, एक चीज़ है जैसे बिस्किट्स हो गया, अब आपको बिस्किट जो है नमकीन भी मिलता है, मीठा भी मिलता है, ठीक है, बीच वाला भी मिलता है, विदाउट शुगर भी मिलता है, विद शुगर भी मिलता है, बहुत सारी वेराइटी है भाई, आप उनको चीज़ों को खरीद सकते हो अपनी इच्छा से अकॉर्डिंग, राइट। अच्छा, नेक्स्ट मार्केट कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग है, जिसे हम बिजनेस मार्केटिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि वो सामान खरीद रही है बट अपने आगे अपने मेन ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए, वो प्रोडक्शन करने के लिए वो सामान खरीदे। तो कहने का मतलब वो सामान खरीद तो रही है बट अपने प्रोडक्शन में यूज होने के लिए उन रॉ मटेरियल का यूज कर रही है या फिर कोई इक्विपमेंट वो खरीद रही है, इस वजह से उसे हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन मार्केट। ऐसी मार्केट में पता है क्या है, बायर तो क्या होते हैं, फीवर होते हैं, बट वो खरीदते कैसी क्वांटिटी है, लार्ज क्वांटिटी खरीदते हैं। अब आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि मैम यहाँ पे फीवर और बट लार्ज बायर्स लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ बायर होते हैं ना वो तो कम होते हैं, परंतु अब देखो ज़रूरी तो नहीं है सबको रॉ मटेरियल, आपको सबका रॉ मटेरियल अलग अलग हो सकता है, राइट। मैं कहूँ कि जैसे मान लीजिए मेरी क्लास के अंदर प्रोजेक्ट सबको अलग अलग मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, समझ पा रहे हैं। तो इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन का नेचर अलग अलग होता है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। यहाँ पर बायर कम होते हैं बट जब भी वो सामान खरीदते हैं वो बल्क में खरीदते हैं, हाई क्वांटिटी में खरीदते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिसीजन जो लिया जाता है ना खरीदने का, वो रैशनली लिया जाता है कि अगर मैं इसको खरीद रहा हूँ ना तो खरीदने के बाद मेरे को ये प्रॉफिट देकर जाएगा या फिर नुकसान देकर जाएगा। यहाँ पे इमोशनली डिसीजन नहीं लिया जाता, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल मार्केट क्या होती है, वैसे अगर मैं बताऊं आपकी बुक के अंदर कंज्यूमर मार्केट और ऑर्गेनाइजेशन मार्केट दी हुई है, फिर ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के अंदर नीचे टाइप्स दिए हुए हैं, पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एमकॉम के सिलेबस के अंदर ये अलग से दिया हो, इसके अंदर टाइप में दिया हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर लेना, राइट। सो अच्छा, इंडस्ट्रियल मार्केट क्या होती है। अच्छा, इंडस्ट्री बनती कैसे, पहले मेरे को ये क्वेश्चन बताओ, तब आपको एक पॉइंट समझ में आएगा। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि आप नंबर ऑफ फर्म को मिलाकर, मान लीजिए फर्म नंबर 1, फर्म नंबर 2, फर्म नंबर 3, ABC, इनको मिला के एक इंडस्ट्री बनती है। ये पूरी इंडस्ट्री है, ये फर्म होती है। इनको रॉ मटेरियल, इनको मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए पहले ज़रूरी है कि इंडस्ट्री के पास वो सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, वो सफिशिएंट अमाउंट में वो सामान बनाया होना चाहिए। अगर वो इंडस्ट्री के पास ही नहीं है तो ऑब्वियस ही बात अपनी फर्म को नहीं पहुंचा पाएगी। तो इंडस्ट्री मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर इंडस्ट्री सामान खरीदती भी है,
ठीक है, सर्विसेज को भी खरीदती है, किसके लिए, यूज इन द प्रोड्यूसिंग द अदर गुड्स एंड सर्विसेज, किसी अदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, नॉट फॉर द पर्सनल यूज बट क्रिएट द न्यू प्रोडक्ट एंड सपोर्ट द बिजनेस ऑपरेशन। आपके जो अलग जो बिजनेस चल रहे हैं ना इंडस्ट्री के अंदर, जितने भी मैंने आपको बताया फर्म है, इनके ऑपरेशन में हेल्प करने के लिए ये इंडस्ट्री क्या करती है, सामान को खरीदती है। जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो काफ़ी सारा स्टील हो गया, इंजन हो गया, टायर्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारे खरीदते हैं, ठीक है, गियर हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये आप खरीदते हो। अच्छा, जिससे आपने खरीदा उसके लिए तो व्यापार बन गया। अब जिससे आपने स्टील खरीदा है, स्टील इंडस्ट्री के लिए वो क्या है, क्या है, सेल हो रही है। अब इसने इसको खरीदा है, राइट। तो द स्टील कंपनी इज सेलिंग इट्स मटेरियल इन द इंडस्ट्रियल मार्केट बिकॉज इट्स कस्टमर यूज द स्टील टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। क्या कह रहा है, क्योंकि जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो कार को मैन्युफैक्चर किया जाता है वो स्टील से बनती है, इसलिए उन्होंने स्टील खरीदा और फाइनली फिर इस कार को बनने के बाद अपनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज, अपनी डिफरेंट फर्म के अंदर भेज दिया जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट मार्केट कौन सी होती है मैम, गवर्नमेंट मार्केट तो पहली बार सुनी है। अरे पहली बार क्यों सुनी है, क्या गवर्नमेंट सामान नहीं खरीदती? गवर्नमेंट अपनी जो वादे करती हैं, ये हैं वादे करती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, उन वादों को पूरा करने के लिए भी तो रिसोर्सेज चाहिए नहीं चाहिए, राइट। अगर वो कोई ब्रिज बना रही है, अगर वो कोई फ्लाईओवर बना रही है, या अगर वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर रही है, या फिर मैं कहूँ कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का जो कोई भी सिस्टम सेट कर रही है, तो उनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी कि पब्लिक को सर्विस देने के लिए मुझे प्रोडक्ट को, मुझे सर्विसेज को परचेज करना होगा, वो भी मार्केट से ही होता है। तो जब गवर्नमेंट इन चीज़ों को करती है तो उसे गवर्नमेंट मार्केट कहती है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर क्या होगा, लो प्राइस होगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जैसे कि वो काफ़ी सारे कंप्यूटर खरीदना चाह रही है कि जितनी भी सरकारी कॉलेज हैं, जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, उनके अंदर वो सर्विसेज प्रोवाइड करिए कि बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिल जाए। सो सिंपल, समझ पा रहे हैं। मीन्स कि ऐसी मार्केट, ऐसी पर्सन जो कि इन चीज़ों को कर रहा है, जैसे कि चाहे वो लोकल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे नेशनल हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राइट। अच्छा, ग्लोबल मार्केट दैट मीन्स इंटरनेशनल लेवल के बारे में बात की जा रही है, जब हम चीज़ों को नेशनल लेवल से या तो सामान मंगवाते हैं या सामान भेजते हैं, राइट। तो दो कंट्री एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बिठा रही है, ठीक है। डिफरेंट करेंसी के बीच में हमारी ट्रांजेक्शन्स हो रही है, उनके रूल रेगुलेशन को हमें समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत भी होगी, फायदा भी होगा कि हमारे देश में तो भाई वो महंगा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बाहर से मंगवा लें, कोई इशू वाली बात नहीं। बट कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जो दूसरी कंट्री के जो लोग होते हैं, दूसरी कंट्री के जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनको समझना आपके लिए एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। इज इट क्लियर? सो ये हमने सारी की सारी मार्केट पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंटेशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन। बहुत आसान सा है, सुनो क्या कहते हैं। अब देखो, मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप यहाँ हैं, आप अपने पापा को कह रहे हैं, पापा मेरे को क्या करना है, बिजनेस करना है। पापा बड़े खुश हो गए कि बच्चा समझदार हो गया है, कह रहा है मुझे बिजनेस करना है। पापा कहते हैं कि बताओ कौन सा बिजनेस करना है। बच्चे ने कहा कि पापा मैं गारमेंट का बिजनेस करना चाहता हूँ। पापा कहते ठीक है, गारमेंट्स में कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। ये होगी एक प्रॉपर मार्केट, गारमेंट्स, ठीक है। आपने कहा कि पापा गारमेंट्स होते हैं, गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहता हूँ। वो कहते हैं नहीं बेटा, गारमेंट्स में भी क्या होती है, वैरायटीज होती है। गारमेंट्स में भी टाइप्स होते हैं कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, मैन को टारगेट कर रहे हो, या फिर वीमेन को टारगेट कर रहे हो, या फिर आप बच्चों को टारगेट कर रहे हो, या फिर आप बेबीज को टारगेट कर रहे हो। कहते वाह जी वाह, पापा ने तो बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया। मीन्स कि आप गारमेंट्स का कर रहे हो, इट्स ओके, बट गारमेंट्स में किसके ऊपर फोकस कर रहे हो, आपकी प्रॉपर टारगेट कस्टमर कौन है भाई, आपकी टारगेट कस्टमर कौन है उसको देखना। मीन्स कि इस पूरी बड़ी मार्केट को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और फिर उसके ऊपर क्या कर रहे हो, आप फोकस कर रहे हो। आपने कहा कि मैं मैन वियर को फोकस करूंगा। मैं क्या, ठीक, मैन वियर के अंदर फोकस करेंगे, फिर इसके अंदर डिवाइड हो जाएगा क्या कि आप कौन से प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं। दैट मीन्स, अब चलो इतना इन डेप्थ में है नहीं, आप यहीं तक समझो कि यहाँ पर हो जाता है जब हम पूरी मार्केट को क्या कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद फाइनली वो हमारे टारगेट ऑडियंस बन जाते हैं। अब देखो, सेगमेंटेशन करने के ना काफ़ी सारे फायदे हैं। अब आपको पता है, एक तो आप देखो चारों के ऊपर नोटिस करें,
ठीक है। अब मैं कहूँ कि आपको ना 1 घंटा दिया गया है, 1 घंटे में एक तो आपको 4 सब्जेक्ट करने के लिए बोली जाए, 1 घंटे में आपको 1 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बोला जाए, तो आप किसके ऊपर ज़्यादा बेटर वे से आप अपना रिस्पॉन्स दे पाएंगे? ऑब्वियस है इसके ऊपर दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम उतना है बट आपके पास बर्डन कम है ना। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ कि फर्स्ट पॉइंट कि मैं अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी मेन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको मैं समझ सकती हूँ। मीन्स कि कस्टमर की जो नीड है वो मैं इजीली अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। सो सिंपल, राइट। मेरे को मेरी मार्केट मिल गई है, मेरे को मेरी मार्केट मिल गई कि मेरी मैन वियर के रिगार्डिंग, मैन गारमेंट्स के रिगार्डिंग मेरी शॉप होने वाली है, तो मेरे जो टारगेट मार्केट है मुझे वो मिल गया है, मिल गया नहीं मिल गया? अच्छा, अगर मेरे को लग रहा है कि कोई दिक्कत है, मैंने कहा कि 1 महीना मैंने शॉप को ओपन करके देखा, ठीक है, फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर कस्टमर सारे लग्जरी आइटम्स को खरीदने वाले नहीं आ रहे थे। इसकी कपड़ों में भी लग्जरी होता है ना, ठीक है, ब्रांडेड जिसे हम कह सकते हैं, राइट। सारे वही नहीं है, लो क्वालिटी के भी आते हैं, मीडियम क्वालिटी के भी आते हैं, कुछ बार्गेनिंग करने वाले भी आते हैं। तो मैंने मेरे प्रोडक्ट में थोड़ा सा डेवलपमेंट किया कि मैं केवल लग्जरी, केवल ब्रांडेड कपड़ों को ना रख के मैं नॉर्मल कपड़े भी रखूं। कहने का मतलब जो भी मेरे को टेलरिंग करनी थी मेरे प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, मैं वो भी कर पाई, क्योंकि एक के ऊपर ध्यान देना इजी रहने वाला है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहने वाला। हम इजीली वे से क्या कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। जिसके कारण मेरे पास एक मार्केट में कम्पिटिटिव क्या रहने वाला है, मेरे पास एडवांटेज होने वाला है। मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब देखो बेटे, आपको ये पता है कि मेरे मार्केट में ये कस्टमर है। अब आपने इतना एनालिसिस किया, 1 महीने तक आपने देखा कि मेरे पास कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा नॉर्मल, ठीक है, जो भी आ रहा है मेरे पास ब्रांडेड आ रहे हैं, वो भी महीने में 1 आया है, उससे तो काम नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब मैंने मेरे लूप होल्स को देखा, ठीक है, मैंने मेरी कमी को देखा, देन उसके हिसाब से मैंने टेलर किया, जिसके कारण मेरे पास एक ऐसा एडवांटेज पॉइंट आ गया जिसके कारण मेरा क्या हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है? सेल इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। क्या आपको ये इंपॉर्टेंस जो मैंने आपको डिस्कस किए कि सेगमेंटेशन की इंपॉर्टेंस ये रहने वाली है, तो आपको चैप्टर फिनिश हो गया हमारा, पता है इस बात का आपको? चैप्टर फिनिश हो गया, बस मेरे को पढ़ के बताना है क्या कहना चाह रहे हैं कि सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर डिवाइडिंग करते हैं समथिंग इनटू द स्मॉल पार्ट और द सेक्शंस बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, मीन्स की मेन यूनिक आइटम के बेस पे आप क्या करते हो, पूरी आइटम्स को क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, ब्रेक डाउन द लार्ज ग्रुप इनटू द स्मॉल ग्रुप। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट से कर सकते हैं, राइट। तो मीनिंग ऑफ द मार्केट सेगमेंट का मतलब क्या बताया, ये मैंने आपको बताया था। बेसिंग किस क्या हो सकती है, वो इंटरेस्ट भी हो सकता है, ये चलो मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में अंदर डिस्कस किया था, माइक्रो इन्वायरमेंट के टॉपिक डिस्कस किए थे, आपने याद है किसी को या भूल गए? कहाँ गया भाई? हमने इन्वायरमेंट, हाँ ये रहे भाई, इन्वायरमेंट के टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था डेमोग्राफिक, ठीक है, पॉलिटिकल हो गया, फिजिकल हो गया, टेक्नोलॉजी का, कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही है कि इनके कस्टमर के एज, कस्टमर का इंटरेस्ट, कस्टमर की इनकम, कस्टमर की बाइंग बिहेवियर, कस्टमर की फैमिली साइज, कस्टमर की साइकोलॉजिकल स्टेटस, इन सभी को देखकर क्या की जाती है, कस्टमर के लिए सामान को बायफॉगेट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो शैम्पू का मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब आप देखो शैम्पू होता है, उसका काम क्या है, सिर धोना होता है, राइट, सिर की जो सफाई करनी होती है। बट क्या है, मैन के लिए शैम्पू अलग है, वीमेन के लिए शैम्पू अलग है, किड्स के लिए शैम्पू अलग है या नहीं है? तो आप इस इमेज के थ्रू आपको पता लगा रहे होंगे कितनी कंपनीज है जो कि कहीं ना कहीं हेयर केयर के लिए उन्होंने कितना सारा प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। आप देख पा रहे हो कितनी सारी शीशियां रखी हुई है, नहीं रखी हुई है, कहीं मैन की रखी हुई है, कहीं वीमेन की रखी हुई है, तो कहीं आगे जाके बेबीज की रखी हुई है। सो क्या नजर आ रहा है, उन्होंने पूरी मार्केट को पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर एक मार्केट के ऊपर क्या किया, फोकस किया है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी कि आप कस्टमर को अंडरस्टैंड कर सकते हो, अपने टारगेट मार्केट को समझ सकते हो, अपने रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, कम्पिटिटिव एडवांटेज और आपके सेल और प्रॉफिट इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, रिक्वायरमेंट क्यों होती है इफेक्टिव सेगमेंटेशन की? रिक्वायरमेंट क्यों होती है इफेक्टिव सेगमेंटेशन की? मतलब सेगमेंटेशन करते ही क्यों? तो सबसे पहले आ जाता है कि जो सेगमेंटेशन है ना, ऐसी होनी चाहिए जिसको आप मेजर कर सकें। मेजर दैट मीन्स
मीन्स कि जितना आपने बोला है कि मेरे को मैन के ऊपर मुझे क्या करना है, गारमेंट्स की शॉप ओपन करनी है, गारमेंट्स का बिजनेस करना है, तो ये जो मैन है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे एरिया के अंदर कितने ऐसे कस्टमर हैं, उनकी आप मेजरेबल कर सकते हो कि उनके बाइंग बिहेवियर से लेके मीन्स कि हर एस्पेक्ट से उसके बारे में मीन्स कि कस्टमर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। नेक्स्ट जाता है एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास इतना प्रॉपर वे में फिनेंस होना चाहिए कि जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर तक उसके प्रोडक्ट को पहुंचा सकें। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये देखो, प्रोडक्ट के पहले डिलीवर करने से पहले हमें प्रोडक्ट को प्रमोशन करना पड़ता है, प्रमोशन पे भी काफ़ी करोड़ रुपए लग जाते हैं। अच्छा, जब कस्टमर को जैसे मैं कहूँ कि अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, नाइका से, कहीं से भी आप अगर सामान मंगा रहे हैं तो डिलीवरी वाले भैया आते हैं आपके घर, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर भी कंपनी का पैसा खर्च होता है। तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर कहते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज होंगे तभी आप अपने कस्टमर तक फाइनली रीच कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं, ठीक है, ये भी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट जाता है सब्सटेंशियल का मतलब क्या है कि जो आपकी मार्केट है ना, मार्केट में एटलीस्ट इतने तो कस्टमर होने चाहिए कि जिससे आपकी सेल जनरेट हो, और सेल जनरेट होगी तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट भी जनरेट होगा। कहने का मतलब ये है कि जितने एफर्ट आप कर रहे हैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद या लॉन्च करने से पहले, उस एफर्ट की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो उस सेगमेंट का आपके बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं रहेगा, राइट। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है आपका, या फिर मैं कहूँ कि सेम प्रोडक्ट है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल दूँ इसके अंदर, मान लीजिए गाड़ी का ले लीजिए या फिर मैं कहूँ कि टू व्हीलर का ले लीजिए। अब जो टू व्हीलर है, देखो स्कूटी है, स्कूटर है, और मैं कहूँ बाइक है, ठीक है। अब देखो सबकी फीचर अलग अलग है, सभी की जो इसमें क्या देखते हैं, माइलेज देखते हैं, ठीक है, इसकी बजट देखते हैं, ठीक है, ड्यूरेशन देखा जाता है, कौन कैसी, मतलब सभी चीज़ें है। तो देखो काम है दोनों, तीनों का एक ही है, टू व्हीलर है, ठीक है, बट डिज़ाइन अलग हो गया, जो कस्टमर चाह रहा है, लुकिंग अलग हो गई है, ठीक है। तो बाइक के अंदर भी आप देखेंगे कि इतनी सारी लुकिंग आ चुकी है। स्कूटी के अंदर देखेंगे कि एक क्या चल रही है, एक पेट्रोल पे है, एक डिजिटली है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी है। सो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट हो जाए। मेरे कहने का मतलब कि आपका प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए कि जिससे आपको के जो कस्टमर है वो क्रिएट हो सकते हैं। एक्शनेबल का मतलब क्या है? एक्शनेबल का मतलब क्या है? इफेक्टिव प्रोग्राम कैन बी डेवलप कर सकते हैं, मीन्स कि ऑन द स्पॉट आप उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। इसको हम ये एक सेकेंड, राइट, हैविंग द रिसोर्सेज एंड एबिलिटी टू सर्व द सेगमेंट इफेक्टिवली। आई होप मैंने ये जो पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी के अंदर, हाँ मैंने सही समझा है, राइट। तो यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं कि अगर आपके पास प्रॉपर फॉर्म में रिसोर्सेज होंगे तो जो कस्टमर की इश्यूज होने वाले हैं, कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, उनके ऊपर आप स्पेसिफिक एक्शंस ले सकते हैं, राइट, जिसके थ्रू आप अपने जो सेगमेंट किया था उसकी टारगेट को आप मीटअप कर सकें, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई होगी। मेजरेबल का मतलब दैट मीन्स आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सके। सस्टेनेबल का मतलब क्या है, उसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास इतनी लार्ज इनफ अमाउंट में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ बायर्स होने चाहिए जिसके थ्रू आपको क्या हो सके, प्रॉफिट जनरेट हो सके। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप मार्केट के जो आपके बायर्स हैं वहाँ तक पहुँच पाए, उनको फाइनली प्रोडक्ट पहुँचा पाए। एक इसमें नया पॉइंट है आइडेंटिफेबल का मतलब कि मीन्स की आइडेंटिफाई से हम कह सकते हैं कि आप अपने कस्टमर को पहचानो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि आपके गारमेंट्स का बिजनेस है, इट्स ओके, पर गारमेंट्स में बिजनेस किसको देख रहे हो भाई, एक प्रॉपर कस्टमर को आइडेंटिफाई करो। अगर आपको पता लगा कि मेरा सेगमेंट में कौन आ रहा है, मेरे सेगमेंट में कौन बाहर है, तो ईजिली बहुत आसान काम हो जाएगा कि आप आसानी से समझ पाएंगे कि हाँ मेरे को किसके ऊपर काम करना है, किसके ऊपर काम नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ, आपको ये पता है कि आपके सिलेबस में क्या चीज़ आने वाली है, क्या चीज़ मतलब कटी हुई है, ठीक है, तो आप केवल उन्हीं को करेंगे जो कि आपके सिलेबस में रेलिवेंट है, राइट, जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। क्या उनके ऊपर भी फोकस करोगे जो नहीं है? यही मार्केट का रोल है, ओके। सो चलो, अब मार्केट को सेगमेंट करने के ये सारे के सारे बेसिस है।
सारे के सारे बेसिस है। डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना। मैम पॉपुलेशन दैट मीन्स, मान लीजिए अब देखो किसी भी लोकेलिटी में पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है। अब हर एक जनसंख्या, अब जनसंख्या के अंदर ना हर एक कैटेगरी के लोग रहते हैं। एज फैक्टर हम बात कर सकते हैं, जेंडर के बेस पे बात कर सकते हैं, राइट। या फिर मैं कहूँ कि उनके सैलरी स्टेटस के बारे में बात कर सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो इनके बेसिस पे भी क्या किया जाता है, मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। देखो क्या कह रहा है कि अगर आपकी एज, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक ऑक्यूपेशनल पर्सन है, मतलब कि सैलरीड पर्सन है, ठीक है, और एक आप ओल्ड एज पर्सन है, तो आपको पता है आप तीनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फास्ट फूड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जो स्टूडेंट कितनी उम्र के होंगे, मैं अप्रोक्स मान के चल रही हूँ 18 से 25 साल की उम्र, ठीक है, जो मतलब थोड़ा सा दिमाग कहते हैं ना कि अडल्ट, राइट, अडल्टहुड, उनके डिमांड कुछ अलग होगी। वो फास्ट फूड को ज़्यादा पसंद करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, और जो बुजुर्ग पर्सन है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब अलग अलग पर्सन की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, और उन रिक्वायरमेंट को, उनके हर फैक्टर को देखकर कंपनी क्या करेगी, प्रोडक्ट को कैटेगराइज करेगी, और उसके बेसिस पे क्या करेगी, प्रोडक्ट को डेवलप करेगी। यहाँ पे आई होप ये एग्जाम्पल यहाँ पे सुटेबल है कि यहाँ पर मैं इनके अंदर भी वेराइटी, अब मैं बोल रही थी ना आगे भी डिवाइड करना है, तो यहाँ पे एज फैक्टर के बेसिस पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिसाइड हो सकता है। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है आपका, ठीक है, तो आप कैसे ड्रेसेस को वेयर करना पसंद करेंगे, कौन सी, फॉर्मल है, ठीक है। अगर आपका जो बिजनेस है, या फिर मैं कहूँ कि आप मजदूरी करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपका ड्रेस कोड कुछ अलग होने वाला है, ठीक है। आप अगर लॉयर हैं, ठीक है, तो आपका ड्रेस कोड कुछ अलग होने वाला है। तो कहने का मतलब यही है कि आपके जितने भी आपके अंदर ट्रेड्स हैं, जितने भी आपके अंदर आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जियोग्राफिक सेगमेंट्स का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर कंट्री होगी, पर्टिकुलर रीजन हो गया, पर्टिकुलर सिटी होगी, इवन आपका क्लाइमेट, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। पता है आपको कि आपका क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस। आपको पता है वेस्टर्न इंडिया के अंदर कैसी ड्रेसेस डाली जाती हैं, हमारे नॉर्थ साइड में आ जाए, ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर आ जाए, तो यहाँ पे कैसी ड्रेसेस डाली जाती हैं, ठीक है। आप इवन आपने यहाँ देखना कि पंजाब के अंदर कैसी ड्रेस डाली जाती है, पग होता है, ठीक है, लुंगी कुर्ता होता है। बट हमारे हरियाणा के अंदर क्या होता है, धोती कुर्ता होती है। बट अगर मैं उसके नीचे की ओर चला जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हर एक लोकेलिटी, हर एक रीजन के हिसाब से क्या हो रही है, ड्रेस चेंजेस हो रही है, ठीक है। राजस्थान में बोरला लगाया जाता है, दामन कुर्ती ऐसे डाला जाता है। तो यहाँ पर रीजन के हिसाब से भी क्या किया जाता है, कस्टमर की नीड को देखा जाता है, फिर उसके हिसाब से सामान बनाया जाता है, ठीक है। तो लोकेशन को देखो, सामान को बांट दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साइकोग्राफिक, जो आपकी सेगमेंटेशन है, मीन्स कि आपका लाइफस्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी, वैल्यू और इंटरेस्ट, उनके बेसिस पे आप चाह रहे हैं कि आपको लग्जरी सामान चाहिए, आप चाह रहे हैं आपको ब्रांडेड सामान चाहिए, जिससे आपकी पर्सनैलिटी एनहांस हो जाए, राइट। कुछ एक स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाते हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि अपनी जो समाज के अंदर मेरा स्टेटस बरकरार बना रहे, तो हमेशा आप क्या करते हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करेंगे। तो मार्केट में इनके बेसिस पे भी क्या किया जाता है, प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं। अब आपको पता है कि जो जितने भी मोस्ट ऑफ शोरूम्स होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ, जैसे मैंने शोरूम देखे हैं, क्या वो आपने देखे हैं कि गांव वाले एरिया में बने हों या फिर वहाँ सेटअप हुए हैं? नहीं ना। मैंने जितना देखा, मेरे को अभी तक नज़र नहीं है। अगर आपने देखा है तो प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है। समझने के लिए वो जो लोकेशन होती है शोरूम की, या फिर मैं कहूँ कि जितने भी बड़े बाजार होते हैं, ठीक है, स्मार्ट बाजार हो गए, बिग बाजार हो गए हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया है, ये मार्केट जो आपके शहर के बिल्कुल बीचों बीच सेट होंगे कि कस्टमर के, उनके टारगेट कस्टमर कोई अलग ही होते हैं, ये वाले सेटअप के नहीं होते। समझ पा रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट जाता है आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपका सेगमेंट किया गया है। मीन्स कि कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर कैसा है, दैट मीन कि कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लॉयल है। लॉयल दैट मीन्स वो हर बार, मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था, टाइप ऑफ कंज्यूमर आ जाते हैं यहाँ पर कि जैसे मैंने कहा कि मैं केवल रेड टेप के ही आइटम्स को यूज़ करती हूँ, चाहे वो कपड़े हो गए हैं, चाहे वो शूज़ हो गए हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की आइटम हो गई है, मैं रेड टेप का यूज़ करती हूँ। किसी एक कह रहा है कि नहीं मैं तो एडिडास का ही यूज़ करता हूँ, एक कह रहा है कि नहीं मैं किसी और नाइक कंपनी का यूज़ कर रही हूँ शूज़। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आप कोई सामान खरीद रहे हो तो उसी ब्रांड को यूज़ कर रहे हो,
ठीक है, आप उस पर्टिकुलर ब्रांड के क्या हो, लॉयल कस्टमर हो, कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, हम उसी को खरीदेंगे। ठीक है, अच्छा, एक होता है आपके इम्पल्सिव बायर्स होते हैं। इम्पल्सिव बायर कौन से होते हैं? जो कि आप बिना कोई सोचे समझे क्या करते हो, इंस्टेंट क्या कर लेते हो, सामान को खरीद लेते हो। ये देखो हमने टाइप ऑफ कस्टमर पढ़े थे, लॉयल होता है, इम्पल्सिव होता है, नीड बेस्ड होते हैं, डिस्काउंट कस्टमर होते हैं। अब देखो अगर मैंने आपको बताया जो 26 सितंबर से जो सेल स्टार्ट हुई थी, बिग फेस्टिवल जो आपकी जो सेल है, उसके अंदर ना कुछ एक ऐसे कस्टमर भी होंगे, कुछ एक क्या बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे जो कि स्पेशल इस चीज़ को ऑफर का वेट करे थे, और वेट करे थे कि हाँ डिस्काउंट आएगा तब हम सामान खरीदेंगे, देन हमारी नीड को सेटिस्फाइड होगा। तो ऐसे कस्टमर भी होते हैं मार्केट के अंदर कि जो स्पेसिफिक डिस्काउंट का वेट करते हैं, राइट। तो उसे हम बोलते हैं डिस्काउंटेड कस्टमर बोला जाता है। अच्छा, बेनिफिट सेगमेंट के बेसिस पे बात की जाए, बेनिफिट सेगमेंट दैट मीन्स जहां पर कंपनी जो कस्टमर है अपने स्पेसिफिक जो यूज़ है उस प्रोडक्ट का, जो आपको चाहिए पर्टिकुलर यूज़, जैसे कि मैं कहूँ कि आप जो डेली बेसिस पे कोई सामान खरीदते हैं, आपने कहा कि मेरे को पेन की रिक्वायरमेंट है, आप पेन खरीदने के लिए मार्केट में चले गए, ये आपकी स्पेसिफिक बेनिफिट है जिसके थ्रू आप अपने काम को परफॉर्म करते हैं। आपका जो डेली रूटीन का, जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी शॉप हो गई है, तो इन चीज़ों को आप खरीदते हो, राइट। तो डेली बेसिस पे जो कस्टमर ढूंढ रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो कि उसको स्पेसिफिक बेनिफिट दे रही है, और ना ही ज़्यादा कुछ सोचना विचारना पड़ता, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो प्राइस है वो भी कम होता है, और उसके जो यूज़ करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी जल्दी होती है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बता देना, अदरवाइज हमारा हो चुका है चैप्टर फिनिश। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था, इवन मेरे को लग रहा है 30 to 35 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो गया है। अब आप ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो के अंदर जो क्वेश्चन बनकर आए हैं इस चैप्टर से, क्या है कि आपको मीनिंग बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है, किसकी? मार्केट सेगमेंटेशन। इजीली कर सकते हो कि इंपॉर्टेंस क्या है, आप कस्टमर को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, कस्टमर टारगेट आपकी मार्केट मिल रही है, जो मैंने आपको यहाँ फर्स्ट पेज पे समझाया था। अच्छा, नेक्स्ट आता है मार्केट सेगमेंट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मार्केट सेगमेंट के इंपॉर्टेंस बताने हैं और आपके यूज बताने हैं कि सेगमेंट के इन मार्केट में क्या है, वही बात क्वेश्चन रिपीट हो रहा है घूम फिर के, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर की पूरी समरी दी हुई है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में जल्दी से रिकॉल करना यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ओके। अच्छा, इस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ₹9 आपको पे करने होंगे इस पर्टिकुलर पीडीएफ के लिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो टीम का नंबर दिया हुआ, टीम के साथ कांटेक्ट कर लेना, वो आपको बता देंगे कि हाँ जी कैसे इन चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है।